हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में कर्नाटक टेट सन 2021 में पूछे गए उर्दू के पेपर 1 की सेकेंड लैंग्वेज के क्वेश्चंस को हल करेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक पैसेज दिख रहा होगा। इस पैसेज को गौर से पढ़ के जो सवालात दिए गए हैं उनका जवाब देना है। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, पहले सवालात पढ़ेंगे और सवालात से कुछ कीवर्ड्स को अपने जहन में बैठा करके बाद में पैसेज पढ़ेंगे। इससे पैसेज हल करने में आसानी होगी और हमारा वक्त बचेगा। तो चलिए, पहला सवाल जो है वो क्या है कि रफ़ी अहमद किदवाई की पैदाइश किस रियासत में हुई, किस स्टेट में रफ़ी अहमद किदवाई पैदा हुए। तो हम पैसेज में स्टेट का नाम देखेंगे, इसमें से कोई भी एक दिख जाएगा तो वो हमारा जवाब होगा। उसके बाद जो दूसरा सवाल है कि राय बरेली के किसानों की मुहिम का नाम आपको बताना है। तो मुहिम लफ्ज़ को हम पैसेज में ढूंढेंगे, उसके आसपास का सेंटेंस पढ़ेंगे, फ़ौरन हमें जवाब मिलेगा। अगला सवाल है कि 1937 में रफ़ी अहमद किदवाई इस ओहदा पर फायज हुए। तो 1937 में किस ओहदा पर फायज हुए, 1937 देखने के बाद आगे पीछे का पढ़ के जवाब मिलेगा। उसके बाद अगला सवाल ये है कि रफ़ी अहमद किदवाई के कारनामों में ये कारनामा शामिल नहीं है। तो रफ़ी अहमद किदवाई के कुछ कारनामे पैसेज में दिए गए, उनको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन उसमें से शामिल नहीं है। शरीक से मुराद क्या है, तो इसको हम लोग, ये वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन है, बिना पैसेज के पढ़े भी इसका जवाब दे सकते हैं। शरीक से मुराद है जो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है, शामिल होता है। तो शरीक से मुराद है शामिल होना, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तहरीक अदम ताउन के बाइस, यानी कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के बाइस कैद और रिहाई के बाद रफ़ी अहमद किदवाई किनके सेक्रेटरी बने। तो यहाँ पे सेक्रेटरी को हमें एज ए कीवर्ड याद करना है। ये हमें पैसेज में सवाल के जवाब ढूंढने में मदद करेगा। अगला सवाल कि मुल्क में इंतहाई ख़राब ग़िज़ाई सूरत हाल का मुकाबला उन्होंने बड़े उम्दा तरीके से किया। तो यहाँ पे ग़िज़ाई सूरत हाल को याद रखना है। बाद और बाद का मानी आपको फ़र्क क्या है दोनों में, ये बताना है। तो इसका जवाब भी हम वोकैबलरी बेस्ड है, यहीं पे देख के आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाद के माने होता है हवा, जैसे कहते हैं ना बादे सबा बादे नसीम। तो बाद के माने होता है हवा, जबकि बाद के माने होता है आफ्टर, ठीक है, यानी कि कुछ देर में। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये हमने पहले सवाल देख लिए। अब आते हैं पैसेज पे। ठीक है, तो रफ़ी अहमद किदवाई उत्तर प्रदेश में बमुकाम मसूली 1894 में पैदा हुए। ठीक है, सवाल आपसे पूछा गया था ना कि रफ़ी अहमद किदवाई पैदाइश के मुतालिक कहाँ उनका ताल्लुक़ है। तो जवाब आपको मिल गया उत्तर प्रदेश से इनका ताल्लुक़ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इसके बाद आपका सवाल था कि किसानों का मुहिम, तो आपको मुहिम ढूंढना है और किसान ढूंढना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राय बरेली के किसानों की कोई टैक्स न दो मुहिम में शामिल हुए। यानी कि यहाँ पे पता चला कि राय बरेली के किसानों की जो मुहिम थी वो क्या थी, कोई टैक्स ना दो। तो चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन में कोई टैक्स ना दो है। तो राय बरेली के किसानों की मुहिम का क्या नाम था, कोई टैक्स ना दो, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में हमारा जवाब होगा। 1937 में रफ़ी अहमद किदवाई किस ओहदे पे फायज हुए। तो 1937 आपको पैसेज में ढूंढना है। तो देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1935 दिख रहा है, 1937 यहाँ पे दिख रहा है। तो 1937 में असेंबली के मेंबर चुने गए। तो यही तो आपका जवाब है। पूछा है कि 1937 में अहमद किदवाई किस ओहदे पर फायज हुए, तो असेंबली के मेंबर चुने गए, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो सवाल है इसका जवाब आपको बताया जा चुका है कि तकलीफ़ की जमा तकालीफ होती है। रफ़ी अहमद किदवाई के कारनामों में
कौन शामिल नहीं है। तो इनके कारनामों की बात करें तो यहाँ पे आप पैसेज में देखेंगे तो इनका जो कारनामा है वो क्या क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ से पढ़ेंगे। किदवाई साहब बड़े हकीकत पसंद और लगन से काम करने वाले आदमी थे और अपनी इंतज़ामी सलाहियतों के लिए मशहूर थे। रात के हवाई सर्विस, खुद अपना टेलीफोन कीजिए की स्कीम, 24 घंटे की पोस्टल सर्विस और डाक तार की इतवार की तातील इनके कारनामे हैं। तो रात के हवाई सर्विस, खुद अपना टेलीफोन इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, और 24 घंटे की पोस्टल सर्विस और डाक तार की इतवार की छुट्टी, ये इनका क्या है, कारनामा है। तो अब ऑप्शन में देखेंगे, आपसे पूछा इनका कारनामा क्या नहीं है, तो यहाँ पे देखिए रात की हवाई सर्विस इनका कारनामा है, खुद अपना टेलीफोन लीजिए स्कीम ये भी इनका कारनामा है, 24 घंटे की पोस्टल सर्विस ये भी है, मई के महीने में मदरसे की छुट्टी, तो मई के महीने में मदरसे की छुट्टी ये इनका कारनामा नहीं है। तो हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो सही जवाब होगा। शरीक से मुराद क्या है, तो बताया जा चुका है, शरीक जो किसी में पार्टिसिपेट होता है, शामिल होता है, तो शामिल होना शरीक से मुराद है। तहरीक अदम ताउन के 22 कैद और रिहाई के बाद रफ़ी अहमद किदवाई किसके सेक्रेटरी बने, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेक्रेटरी लफ्ज़ को ढूंढना है, तो यहाँ पे आपको सेक्रेटरी लफ्ज़ मिल गया। इसके पीछे का सेंटेंस पढ़िए, रफ़ी अहमद किदवाई तहरीक अदम ताउन में शरीक हुए और जेल भी गए। रिहाई के बाद मोतीलाल नेहरू के सेक्रेटरी की हैसियत से काम करने लगे, यानी कि किदवाई रिहाई के बाद किसके सेक्रेटरी बने, तो मोतीलाल नेहरू के, जो कि जवाहरलाल नेहरू के वालिद थे। मुल्क में इंतहाई ख़राब ग़िज़ाई सूरत हाल का मुकाबला उन्होंने कैसे किया, तो अगर आप ग़िज़ा और सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मुल्क में इंतहाई ग़िज़ाई सूरत हाल का मुकाबला उन्होंने बड़े उम्दा तरीके से किया, ठीक है। तो यहाँ पे उम्दा तरीका आपका ऑप्शन होगा, तो वो आपका सही होगा, ठीक है। लेकिन सवाल बदल के पूछा है, मुल्क में इंतहाई ख़राब ग़िज़ाई सूरत हाल का मुकाबला उन्होंने बड़े उम्दे तरीके से किया, तो किन्होंने किया, तो रफ़ी अहमद किदवाई ने किया। बाद और बाद में मानवी फ़र्क मैंने बता दिया है, बाद के माने हवा और बाद के माने कुछ देर। तो ये जो प्रोज़ का पैसेज था आपने हल कर लिया। अब पोएम की बात करते हैं, तो ये एक गज़ल है जो कि हसरत मोहानी की, मैं इसे पहले पढ़ देता हूँ चूँकि ये छोटी सी है। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं, न छेड़ो आए हम नशी कैफियत सहबा के अफसाने, शराब बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं, रहा करते हैं कैद होश में ऐ वाय नाकामी, वो दस्ते खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं, हकीकत खुल गई हसरत तेरी तरके मोहब्बत की, हकीकत खुल गई हसरत तेरी तरके मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। तो ये एक गज़ल थी। अब इससे मुताल्लिक सवालात देखते हैं। पहला सवाल कि इन मिसरों में मक्ता की निशानदेही कीजिए। देखिए, जिसमें शायर अपना कलमी नाम इस्तेमाल करता है वही होता है मक्ता। तो पहले वाले मिसरे में भुलाता हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इसमें कोई मक्ता नहीं है, कोई तखल्लुस नहीं है। न छेड़ो आए हम नसी कैफियत सहबा के अफसाने, इसमें भी कोई तखल्लुस नहीं है। रहा करते हैं कैद होश में ऐ वाय नाकामी, इसमें भी नहीं है। अगर आप देखेंगे हकीकत खुल गई हसरत, तो यहाँ पे हसरत जो है ये हसरत मोहानी का तखल्लुस है, तो ये जो है मक्ता आपका होगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन जवाब होगा। कैद का ज़िद आज़ाद है, तो खुदी का ज़िद क्या होगा, खुदी का ज़िद बेखुदी होगा। इस गज़ल के शायर कौन हैं, तो यहाँ पे आपने मक्ता में देखा होगा कि तखल्लुस हसरत का था, तो हसरत मोहानी इस गज़ल के शायर हैं। अगला सवाल ये कि दश्त का मुतरादिफ। देखिए, दश्त के माने होते हैं जंगल। अगर छोटी सीन से लिखा होगा तो दश्त के माने हाथ होंगे, लेकिन बड़ी वाली सीन है तो उसके माने होते हैं जंगल, ठीक है। तो दस्त के माने जंगल के होते हैं।
तो मुतरादिफ जंगल होगा। शराब बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं, तो सागर का मानी क्या है यहाँ पे? सागर का मानी यहाँ पे जो है वो क्या है? शराब का प्याला है, ठीक है। शरबत का प्याला नहीं, पानी का प्याला नहीं, दूध का प्याला नहीं, बल्कि शराब का प्याला यहाँ पे सागर का मानी है। गज़ल के लुग़वी मानी क्या हैं? तो औरतों से हुस्न इश्क की बातें करना, महबूब से बातें करना, ये गज़ल के लुग़वी माने हैं। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। यहाँ से पेडागोजी के सवाल शुरू होते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। समाती तरबियत की एक अहम टेक्निक क्या है? यानी कि आप अगर बच्चों की लिसनिंग स्किल को डेवलप कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आप किस्सा गोई करेंगे, स्टोरी टेलिंग करेंगे, या फिर तहरीरी सलाहियत यानी कि बच्चों को लिखवाएंगे, या फिर मुहावरा यानी कि इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज़ करेंगे? तो बच्चों की लिसनिंग स्किल को डेवलप कराने के लिए, समाती तरबियत के लिए जो अहम तकनीक है वो किस्सा गोई यानी कि स्टोरी टेलिंग है। पहला वाला ऑप्शन सही है। तहरीरी अमल में रुकावट पैदा करने वाली सलाहियत में कौन शामिल नहीं है? तो मंसूबा, मसूदा और कद्र पैमाई ये सब शामिल हैं, लेकिन मुनासिब बैठक का न होना ये तहरीरी अमल में रुकावट पैदा करने वाली सलाहियत में शामिल नहीं है। तो चौथा वाला ऑप्शन जवाब है। मज़मून से क्या मुराद है? क्या मज़मून उसे कहते हैं कि एक मुकर्ररा महारत हासिल करने के लिए कोई मुकाला लिखा जाए, जैसे कि आप सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना, इसमें आप महारत हासिल करने के लिए कोई एक मुकाला लिख दे तो क्या यह मज़मून कहलाएगा? या फिर एक मुकर्ररा मौजू पर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखा जाने वाला तहकीकी मुकाला, रिसर्च वाला कोई भी लेख या फिर कोई भी मुकाला वो आपका मज़मून होगा? या फिर एक मुकर्ररा बेमकसद मुकाला, या फिर एक मुकर्ररा बेइरादा मुकाला? तो मज़मून से मुराद है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे तहकीक करके, रिसर्च करके कुछ लिखें, तो ये आपका मज़मून कहलाएगा। यानी दूसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। कौन सी बात तहज़ीब और फ़िक्र के दरमियान राबता पैदा करती है? तो तहज़ीब और फ़िक्र के दरमियान, कल्चर और आइडिया के दरमियान जो कनेक्शन पैदा होता है वो ज़बान से, किताब से, दोस्ती से या फिर माहौल से? तो ज़बान से। ज़बान जो ये ख़यालात के इजहार करने का ज़रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो लैंग्वेज है, ज़बान है, वो सही जवाब होगा। बर मौका उन्वान फराहम करके जो बहस कराई जाती है ये क्या कहलाती है? मान लीजिए कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चों को आपने अचानक से खड़ा करके कोई एक टॉपिक दे दिया, जैसे कि बच्चों को टॉपिक दे दिया इन्वायरमेंट, या फिर माँ बाप की इज़्ज़त करना, या फिर टीचर डे टॉपिक दे दिया, ठीक है, आपने टेररिज्म टॉपिक दे दिया और अचानक से बच्चे को खड़ा करा दिया, तो इसको क्या तकरीर कहेंगे, मुबाहिसा कहेंगे, या फिर बदीह कहेंगे, या फिर ग्रुही बहस कहेंगे, ग्रुप डिस्कशन? तो बर मौका उन्वान फराहम करके, एट टाइम कोई भी टॉपिक बच्चों को प्रोवाइड करके उनसे डिस्कशन कराना, ये फिल बदीह कहलाती है। यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही है। आम तौर पर ज़बान की आमोजिश का पहला मरहला होता है, देखिए, एक होता है लैंग्वेज एक्विजिशन जो कि फितरी तौर से होता है, एक होता है लैंग्वेज लर्निंग जिसको हम आमोजिश कहते हैं, ठीक है। तो आमोजिश का पहला मरहला क्या तहकीक होता है? नहीं, मुतालिया भी नहीं होता है। आमोजिश का पहला मरहला कवायद होता है, ठीक है। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। तवील अरसा तक तदरीसी ज़बान के मकासद इस तरह थे, सही तरतीब आपको लिखना। देखिए, अगर आप लैंग्वेज स्किल की बात करें तो उसकी जो सही तरतीब है वो क्या है? सबसे पहले लिसनिंग स्किल यानी कि समाअत, उसके बाद स्पीकिंग स्किल यानी कि बोलना, फिर रीडिंग स्किल यानी कि पढ़ना जिसको आप क़राअत कहते हैं, उसके बाद राइटिंग स्किल। तो LSRW इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ये सही तरतीब है। ये जो लैंग्वेज स्किल हैं ये दो किस्मों की होती हैं, एक होती हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल और एक होती हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल। तो रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल कौन कौन सी हैं? तो लिसनिंग स्किल और रीडिंग स्किल, ये दोनों रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल हैं, ठीक है। और आपका स्पीकिंग और राइटिंग ये दोनों आपका एक्सप्रेसिव
लैंग्वेज स्किल है। तो ये आपको याद रखना है। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल को हम अखज़ी महारत या फिर वसूली महारत उर्दू में कहते हैं, और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल को हम तख्लीकी महारत या फिर तामीरी महारत उर्दू में कहते हैं। ये पूछा जाता है तो मैंने आपको बता दिया। बुनियादी तौर पर ख्वानदगी का क्या मतलब है, यानी कि पढ़ना का मतलब क्या सिर्फ़ तहरीरी मुतालिया है, खामोश मुतालिया है, किताबों का मुतालिया या फिर ज़हनी मुतालिया। तो बुनियादी तौर पर ख्वानदगी का मतलब खामोश ख़वानी है। उम्दा ख्वानदगी के औसाफ में क्या शामिल नहीं है, तो देखिए उम्दा ख्वानदगी के जो औसाफ हैं उनमें दुरुस्तगी होनी चाहिए, यानी कि करेक्ट होना चाहिए, एक प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए, जामियत यानी कि वो एक वैलिड होना चाहिए। तो ये तीनों तो हैं, लेकिन बुलंद ख़ानी ये उम्दा ख्वानदगी के औसाफ में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है कि असातिज़ा बच्चों में अच्छे हिदायत को बेहतर अंदाज में पेश करने के लिए कौन सा तरीका मौजू नहीं है। आप एज ए टीचर बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली बच्चों के सामने एक्सप्रेस करने का इनमें से कौन सा तरीका मौजू नहीं है। तो क्या आम फहम होना चाहिए, तो ये तो मौजू है बिल्कुल। कोई भी आप इंफॉर्मेशन बच्चों को दो तो वो इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, मुख्तसर यानी कि शार्ट होनी चाहिए, मंतकी और तरबियती होनी चाहिए, यानी कि बच्चों की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये बात भी सही है, लेकिन तवील नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो बात है ये मौजू नहीं है। बच्चों पर अच्छे हिदायत को बेहतर अंदाज में पेश करने के लिए तवील इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब है। आमोजिश में दुश्वारियाँ और उन्हें शमूलियत के मुताबिक सिखाने के तरीक़ों में कौन सा उज़्र शामिल नहीं है। तो यहाँ पे समई उज़्र, तकल्लुमी उज़्र और बसरी उज़्र और दिमागी उज़्र ऑप्शन में है। तो जो दिमागी उज़्र है वो आपका जवाब होगा, यानी कि आमोजिश में दुश्वारियाँ और आमोजिश उन्हें शमूलियत के मुताबिक सिखाने के तरीक़ों में दिमागी उज़्र ये बिल्कुल इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। स्कूली ज़बान से मुराद क्या है, क्या मदरसा का ज़रिया तालीम है, यानी कि जो मदरसा जो स्कूल पढ़ा रहा है जिस तरीके से जिस लैंग्वेजेस की मदद से वो है, या फिर घर का ज़रिया तालीम, पड़ोसियों का या फिर बुज़ुर्गों का ज़रिया तालीम। तो स्कूली ज़बान का मतलब है मदरसा का ज़रिया तालीम। मज़मून निगारी में कौन से अज्जा तरकीबी शामिल नहीं हैं। देखिए मज़मून निगारी में क्या होता है, आगाज़ होता है, नफ्स मज़मून होता है और इख्तिताम होता है। नज़र सानी, रिवीज़न जैसा कोई पार्ट एस्से राइटिंग में मज़मून निगारी में नहीं होता है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है। आमोजिश की सहूलियत रसानी करती है। लर्निंग को आसानी से बच्चों को पहुंचाने में कौन सी चीज़ हमारी मदद करती है। मान लीजिए कि हमें कुछ आता है, हमारे पास कोई भी आइडिया है, हम बच्चों तक उस आइडिया को पहुंचाना चाहते हैं, तो मदरसा हमारी मदद करेगा, तालिबे इल्म खुद या फिर ज़बान या फिर उस्ताद। तो आमोजिश की सहूलत रसानी करती है ज़बान, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही है। किसी किस्सा या वाक़या को अदाकारी और स्टेज के ज़रिए पेश करते हैं तो उसे क्या कहता है। मान लीजिए कोई भी एक किस्सा है, ड्रामा है, जैसे रोमियो जूलियट ड्रामा है शेक्सपियर का, उसको आप क्या करते हैं, स्टेज पे पेश करते हैं। तो ये क्या होता है, ये ड्रामा होता है। रोमियो जूलियट की कहानी स्टेज पे पेश की जा रही है तो ये ड्रामा कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो कर्नाटक टेट में पूछे गए सन 2021 के पेपर 1 के लैंग्वेज 2 के ये सवालात थे, मैंने आप लोगों को दस्तयाब करा दिया। बाकी कर्नाटक टेट के और भी क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप हमारी और भी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।